The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. An act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. Now let's see why this act was formed. Whereas sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution, and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, which includes the right to safe environment free from sexual harassment. The protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which has been ratified on 25th June 1993 by the Government of India. So this act is basically formed to prevent any sexual harassment of women at any workplace, to prohibit such actions, and if such actions occur, to provide a redressal to the women who has suffered the consequences of such act. अब ये एक्ट क्यों फॉर्म किया गया? ये विशाखा गाइडलाइंस, जब 1997 का केस विशाखा गाइडलाइंस के बाद, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद ये एक्ट को फॉर्म किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डेरिवेटिव्स दिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, जो कि बोला गया था कि यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स टिल द टाइम एन एक्ट इज मेड. व्हेन दिस एक्ट वाज मेड विद द इंटेंशन कि एक विमेन को ऐसी प्रिवेसी, ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए जो कि उसे वर्क प्लेस पे एक फ्री और सेफ एनवायरनमेंट, she can work in a free and safe environment. Now let's see what the chapter 1 of this act is. Short title: Extent and Commencement. So this act extends to whole of India. पहले ये act except Jammu and Kashmir के लिए था, but now it's not for, now there is no such exception after 370. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Okay, now let's see who exactly is a aggrieved woman. Aggrieved woman है कौन exactly ना? एक वर्क प्लेस के रिलेशन में कोई भी ऐसी वुमन जो कि एंड irrespective of the age, of any age, whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent. तो वर्क प्लेस में ऐसी कोई भी वुमन ऑफ वॉट एवर एज, या तो वो एम्प्लॉयड हो या फिर नहीं हो, मतलब कोई क्लाइंट हो तो वो भी हो सकता है, एंड शी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. किसी भी वर्क प्लेस के अंदर अगर किसी भी वुमन के साथ कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है जो सेक्सुअल हरासमेंट में रिजल्ट करेगा तो वो अग्रीव्ड वुमन होगी. और कोई भी ड्वेलिंग प्लेस या हाउस जहाँ पे कोई भी वुमन एम्प्लॉय की गई है उस ड्वेलिंग प्लेस और हाउस में, मतलब कि कोई आपकी हाउस हेल्प है या फिर कोई भी आपका जो घर पे काम करता है और घर पे उसको ऐसा कुछ एक्ट सफ़र करना पड़ा या फेस करना पड़ा जो कि सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट में रिजल्ट करेगा, दैट पर्सन विल बी अग्रीव्ड वुमन. ओके, हु इज़ बेसिकली एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय कौन हुआ? एम्प्लॉय वो पर्सन है जो कि एम्प्लॉय किया गया है किसी भी वर्क प्लेस में, फॉर एनी वर्क. वो वर्क रेगुलर भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, एडहॉक भी हो सकता है, डेली वेज के बेसिस पे भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली रिक्रूट करके या फिर किसी एजेंट के थ्रू. ठीक है, इस एजेंट में कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, दैट पर्सन इज़ एन एम्प्लॉय. एंड हु इज़ एन एम्प्लॉयर? एम्प्लॉय तो वो हो गया जिसने आपको, एम्प्लॉय तो वो हो गया जो कि काम करने के लिए आए. एम्प्लॉयर कौन होगा?
कोई डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकिंग या एस्टैब्लिशमेंट या एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशन, ऑफिस या ब्रांच में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। और कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जो कि फर्स्ट क्लॉज में कवर नहीं किया गया है, उस केस में कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मैनेजमेंट, सुपरविजन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एम्प्लॉयर होगा। सिमिलरली अगर कोई भी जो भी फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में नहीं आता है, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जो कि सब क्लॉज 1 और 2 में कवर्ड नहीं है, तो फिर कौन होगा? कोई भी ऐसा पर्सन हु हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़। ठीक है। कोई ड्वेलिंग प्लेस या हाउस के केस में कौन होगा? एनी पर्सन हु हैज़ एम्प्लॉयड, जिसने एम्प्लॉय कर रखा है या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है उस डोमेस्टिक वर्कर के। ओके। मेन डेफिनेशन इज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एनी वन or more of the following unwelcome acts or behaviors, whether directly or by implication, namely a physical contact and advances। sexual harassment में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई physical contact या advances, कोई demand या request sexual favors के लिए, कोई भी sexually colored remark, कोई भी कुछ बोल दिया, या फिर showing pornography, या एनी अदर अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो बेसिकली दिस सेक्शन सेज दैट सेक्सुअल हरासमेंट में ये सारी चीज़ें तो इंक्लूड होंगी ही होंगी, बट इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर थिंग्स जो कि इसमें मेंशन नहीं है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद इंक्लूड, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स। तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अगर इसमें होता सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स, अगर यहाँ पे इंक्लूड्स की जगह होता मीन्स, तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 क्लॉज के लिए ही लिमिटेड होता सेक्सुअल हरासमेंट। अगर इन 5 में से कुछ है सिर्फ तभी सेक्सुअल हरासमेंट होगा, लेकिन this section has includes in it, which means that it will include more things. Okay. Similarly workplace, what is a workplace? अब employer समझ लिया, employee समझ लिया, ठीक है। अब sexual harassment भी समझ लिया, जो employer या employee के अंडर हो रहा है, ठीक है। वर्कप्लेस जहाँ पे मेन एक्ट जो लागू होगा, सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, है ना, एट वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस में कौन सी चीज़ें आएंगी? कोई भी डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट, जो कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस्ड है या ओन्ड है या कंट्रोल्ड है, या लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू, या फिर कोई भी कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। या फिर दिस इज तो गवर्नमेंट सेक्टर का, कोई प्राइवेट भी हो सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे प्राइवेट वेंचर है, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, यूनिट, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा कोई हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स, या कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, या फिर गेम्स वेन्यू, ओके, वेदर रेजिडेंशियल और नॉट, यूज फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज रिलेटिंग देयरटू। या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जो कि एम्प्लॉय विजिट करता है, विजिटेड बाय द एम्प्लॉय, अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। सो बेसिकली कोई भी पर्सन अगर किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो ये वाली प्लेस भी वर्क प्लेस होगी, ये वाली तो ऑलरेडी वर्क प्लेस है, एंड ड्यूरिंग द ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया गया है वो भी वर्क प्लेस की तरह काउंट किया जाएगा। या फिर कोई भी ड्वेलिंग प्लेस या हाउस, ठीक है, या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो या आपका अपना घर।
नाउ लेट्स सी व्हाट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में क्या है. पहला है सेक्शन 3. ये बोलता है कि नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस. और कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं उसने कि अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हो तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में अमाउंट करी जाएंगी, जिसमें है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. अगर आपको ऐसा प्रॉमिस किया गया है, इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट मतलब वर्बली बोलकर कि हाँ, या फिर कुछ उनके एक्शन से आपको ऐसा लगा कि आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप हमारा सेक्सुअल एडवांस एक्सेप्ट करोगे तो हम आपको काम कम देंगे या फिर हम आपको प्रमोशन देंगे. ठीक है, तो कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रॉमिस या फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट का थ्रेट कि तुम्हारी लाइफ हेल कर दूंगा, ये भी अगर है इट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल, अगर उस पर्सन का सेक्सुअल एडवांस इस तरीके से स्टार्ट होता है कि उसने धमकी दिया आपका करियर डिस्ट्रॉय करने की, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट द सेक्सुअल एडवांसेस इट विल ऑल्सो अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट. इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट अ प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट. प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का अगर आपको धमकी दे रहे हैं कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपको वो फायर कर देंगे या कुछ भी. इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट. कोई भी हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट कर देना कि उससे कोई बात नहीं कर रहा है या फिर उसको बार बार क्या कहते हैं, बार बार बॉस के ऑफिस में जाना पड़ रहा है. क्योंकि फॉर नो रीज़न, अननेसेसरी रीजंस. या फिर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ. कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे उसकी हेल्थ और सेफ्टी पे अफेक्ट होता है. So this is what sexual harassment will include. Okay. Chapter 4 is very important chapter in Sexual Harassment and Workplace Act, which is Constitution of Internal Complaints Committee. Internal Complaints Committee का Constitution. अब इंटरनल कंप्लेन कमेटी क्या है? इंटरनल कंप्लेन कमेटी एक ऐसी कमेटी है, आईसीसी हम इसको रेफर करेंगे. आईसीसी एक ऐसी कमेटी है जो कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के कोई भी कंप्लेंट्स होते हैं उसकी इंक्वायरी करती है, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और रिकमेंडेशंस देती है. ठीक है. Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a committee to be known as Internal Complaints Committee. तो ICC कौन फॉर्म करेगा? एम्प्लॉयर फॉर्म करेगा through writing. Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative units or offices. मतलब कि अगर अलग अलग ऑफिसेज एस्टैब्लिश्ड हैं या अलग अलग यूनिट्स हैं तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर यूनिट की बनेगी. अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन कौन होगा? ठीक है, पहला तो होगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक वुमन होगी. ठीक है, जो सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयड है अमंग द एम्प्लॉयज़. ठीक है, अगर कहीं पे सीनियर लेवल पे वुमेन अवेलेबल नहीं है तो दूसरे ऑफिस से आप क्या कहते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा, 2 मेंबर्स होंगे. पहला मेंबर हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर 2 अलग अलग मेंबर्स होंगे जो कि एम्प्लॉयज़ ही होंगे ये भी. ओके. preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge. कोई भी इसमें क्या है, 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से उनको या तो लीगल नॉलेज हो या फिर उन्होंने विमेन के कॉज के लिए काम किया हो या फिर सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो उनको. और एक मेंबर और जो कि एक एनजीओ से बिलोंग करेगा, हु इज़ नॉट अमंग द मेंबर्स. अब ये एनजीओ वाला मेंबर क्यों ऐड करा? ये तो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कमेटी है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर ही फॉर्म करता है, इंटरनल कंप्लेंट्स के लिए है. तो हमने एक बाहर से एक एनजीओ वाली जो एनजीओ वाली जो मेंबर है उसको हमने क्यों ऐड करा इसमें? सो इट इज़ बिकॉज सो दैट कोई भी बायसनेस नहीं हो
या फिर कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम फियर ऑफ द एम्प्लॉयर, provided that at least one half of the total members so nominated shall be women. तो इसमें टोटल मेंबर्स तो कितने हो गए, 4 हो गए, है ना. एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और 1 मेंबर फ्रॉम एनजीओ, तो टोटल 4 मेंबर्स हो गए. और ये जो 4 मेंबर्स हैं इनमें से 2 जो मेंबर्स होंगे वो होंगे विमेन. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर and every member of the ICC shall hold office for such period not exceeding 3 years. तो ICC के members का tenure क्या हुआ, ICC के members का tenure हुआ 3 years का. okay. Where the presiding officer or any member of the IC contravenes the provisions of section 16. अब section 16 क्या बोलता है, let's see. Section 16 is prohibition of publication or making known contents of complaints and inquiry proceedings. तो Section 16 में क्या है कि आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते कोई भी प्रोसीडिंग्स को. ये ICC अपनी रिपोर्ट को पब्लिसाइज नहीं कर सकता. तो अगर कोई भी Section 16 का वायलेशन किसी भी मेंबर या चेयरपर्सन ने करा है, has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him under any law. मतलब किसी भी लॉ के अंडर अगर उसकी कोई कार्यवाही चल रही है या फिर किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में उसको गिल्टी पाया जाता है या फिर उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ किया है या फिर उसने मिसयूज़ किया है अपने पोजीशन का, तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. तो वो कमिटी से रिमूव हो जाएगा. अब कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होगी, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. तो कोई भी अग्रीड वुमन है वो राइटिंग में कंप्लेन करेगी विद इन 3 मंथ्स उसको लास्ट इंसिडेंट के विद इन 3 मंथ्स उसको करना है कंप्लेन. अगर रेपिटेटिव एक्शंस हो रहे हैं तो जो लास्ट एक्शन हुआ है उससे 3 मंथ्स के अंदर अंदर करना है. अगर राइटिंग में नहीं दे पा रही है कोई विमेन, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या फिर कोई भी मेंबर है जो इंटरनल कमेटी का या फिर लोकल कमेटी का जो चेयरपर्सन है, वो क्या करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस वुमन को, जिससे कि वो एक राइटिंग में कंप्लेंट फाइल कर सके. अगर इन केस वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं करती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन सर्कमस्टांसेस जो कि अगर रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हुए तो टाइम पीरियड हम क्या कर देंगे, 3 मंथ्स और एक्सीड कर देंगे. ठीक है, प्लस 3 मंथ्स और कर देंगे. जहाँ पे अग्रीड वुमन एक कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रही है उस केस में उनके लीगल एयर्स भी फाइल कर सकते हैं जो कंप्लेंट है. ठीक है. नाउ द इंटरनल कमिटी, अब कंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट, कंसिलिएशन का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है. आईसीसी आपको कंसिलिएशन के लिए भी बोलेगी. ठीक है, आप अगर अग्रीड वुमन को लगता है कि हाँ हम ये बात सेटल कर सकते हैं, हम कंसिलिएशन कर सकते हैं, तो वो ये चीज़ करेगी. आईसीसी रिकमेंडेशंस देगी और वो परपेट्रेटर को बोलेगी कि आप ये एक्टिविटीज़ दोबारा नहीं करोगे और आप ये एक्टिविटीज़ नहीं करोगे. ठीक है. कंसिलिएशन एक चीज़ और है, कंसिलिएशन में एक मॉनेटरी सेटलमेंट अलाउड नहीं है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड अ बेसिस ऑफ कंसिलिएशन. नाउ लेट्स कम ऑन टू इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट. सेक्शन 11. Subject to the provisions of Section 10. Section 10 is conciliation. The internal committee or local committee, as the case may be, shall, where the respondent is an employee, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rule applicable to the respondent. अब जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको ना साइन कराते हैं, आपको सर्विस रूल्स बताते हैं कि अगर आप ये मिस एक्टिविटी करोगे तो आप फायर हो सकते हो, या फिर अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपकी सैलरी कटेगी, व्हाटएवर. तो सर्विस, जो भी प्रोविजन सर्विस रूल में बताए गए होंगे वो रिस्पोंडेंट पे एप्लीकेबल होंगे. जहाँ पे ये हुआ, जहाँ पे इंक्वायरी की गई, तो क्या होगा, सर्विस रूल के रूल्स एप्लीकेबल होंगे रिस्पोंडेंट पे. If prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of 7 days
फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC। अब सेक्शन 509 क्या है? सेक्शन 509 IPC का ये कहता है कि कोई भी जेस्चर, कोई भी वर्ड या कुछ भी ऐसा आपने बोला है जो कि विमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करता है, तो वो चीज़ पनिशेबल होगी। ठीक है, आप कोई जेस्चर, वर्ड, सिग्नल नहीं कर सकते जिससे कि विमेन का जो मॉडेस्टी है वो आउटरेज हो। तो अगर ये प्राइमा फेसी में केस ये लगता है, मतलब प्राइमा फेसी मतलब इन द फर्स्ट इंस्टेंस आपको ये लगता है कि हाँ भाई ये परपेट्रेटर है, तो पुलिस को कंप्लेन फाइल किया जाएगा, FIR रजिस्टर कराई जाएगी। और FIR किसके सेक्शन में रजिस्टर कराई जाएगी? 509 ऑफ IPC। तो बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस जो एक्ट है वो एक कंपनी का एक्ट है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है, वर्क प्लेस का एक्ट है, जहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है वो वर्क प्लेस के अंदर एक ICC को फॉर्म करके, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को फॉर्म करके रीड्रेस किया जाएगा। ओके। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। Section 12 talks about Chapter 5 Inquiry into Complaint during the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman। जब aggrieved woman एक written request भेजेगी और inquiry क्या हो रही है? डिले हो रही है, पेंडेंसी हो रही है उसकी, तो ICC या लोकल कमेटी क्या रिकमेंड करेगी एम्प्लॉयर को? ट्रांसफर द अग्रीव्ड वुमन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस, या तो वुमन को या फिर रिस्पोंडेंट को वो दूसरी वर्क प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दें, या फिर अग्रीव्ड वुमन को 3 मंथ्स की लीव दे दें, एंड ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द अग्रीव्ड वुमन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी और अगर उनको लगता है कोई और रिलीफ देना चाहिए टू द अग्रीव्ड वुमन, वो दे दें। The leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition to the leave that she should have been entitled to। जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपको क्या दिए जाते हैं? हॉलीडेज दिया जाता है या लीव दिया जाता है कि इन अ ईयर यू कैन टेक फॉर एग्जाम्पल 50 लीव्स। तो वो जो 50 लीव्स है उसके अलावा जो 3 मंथ्स की लीव जो अग्रीड वुमन को B सब क्लॉज B में बोला जा रहा है देने के लिए, दैट विल बी इन एडिशन टू दोज 50 डेज। नॉट कि उसमें ये नहीं बोलेंगे कि 50 डेज आप इसमें कवर कर लिए, नहीं, दैट विल बी इन एडिशन टू दोज 50 डेज। ओके, देन देयर इज एन इंक्वायरी रिपोर्ट। On the completion of inquiry under this Act, IC or LC, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer or, as the case may be, the district officer within a period of 10 days from the date of completion of the inquiry, and such report be made available to the concerned parties। So, जब उनकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी तो इंटरनल कमेटी एम्प्लॉयर को क्या देगा? उसकी रिपोर्ट बना के देगा कि उसने क्या क्या देखा। 10 दिन के अंदर अंदर उस इंक्वायरी को कंप्लीट उस इंक्वायरी का कंप्लीशन होगा और दोनों पार्टीज़ को भी वो रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस ऑफ लोकल कमेटी उसका जो ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है या DM होता है, तो उसको प्रेजेंट किया जाएगा ये रिपोर्ट। Where internal committee or local committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved। जब allegation respondent के against proof हो जाएंगे उस केस में क्या होगा? एम्प्लॉयर वो भी जो भी recommendations है ICC एम्प्लॉयर को देगा, वो बोलेगा कि क्या कहते हैं कुछ एक्शंस लो। अब क्या एक्शंस लेंगे वो? टू टेक एक्शन फॉर सेक्शुअल हरासमेंट एज मिसकंडक्ट। सेक्शुअल हरासमेंट को एक मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा in accordance with the provisions of the service rule applicable to the respondent or where no such service rules have been made in such manner as may be prescribed। सर ये बोलते हैं कि अगर प्रूव हो गए एलिगेशंस तो ICC एक रिकमेंडेशंस करेगी एम्प्लॉयर को और बोलेगी कि इसको आप एक मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट करो और सर्विस रूल्स में जो भी एप्लीकेबल है आप उसको उस तरीके से पनिश करो या फिर वो प्रोविजंस लगाओ। अगर सर्विस रूल नहीं बनाया है तो जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसकी तरह करेंगे, या फिर उसकी सैलरी में से डिडक्ट करो पैसे फ्रॉम द सैलरी ऑफ द रिस्पोंडेंट such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to legal heirs as it may determine in accordance with the provisions of section 15।
ऐसा अमाउंट डिडक्ट करो उसकी सैलरी में से जो कि अग्रीड वुमन को या उसके लीगल हेयर्स को पे कर सके। ठीक है। द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 days ऑफ इट्स रिसीट बाय हिम। तो विद इन 60 days उसको रिकमेंडेशंस पे एक्शन लेना है। ठीक है। अब पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। अगर फॉल्स एविडेंस आपने दे दिया या आपका जो इंटेंशन था वो मैलिस था, ठीक है, या फिर बैड इंटेंशन था, या आपका इंटेंशन वॉज टू गिव फॉल्स एविडेंस या फॉल्स कंप्लेंट आपने फाइल करी, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, where the internal committee or local committee, as the case may be, arrives at a conclusion that allegation against the respondent is malicious, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading documents, it may recommend to the employer or the district officer, as the case may be, to take actions against the woman or the person who has made the complaint. So वो एम्प्लॉयर को वापस से, एम्प्लॉयर इज द मेन पर्सन, उसी को जो वो बोले कि वही होगा। ओके। सेक्शन 15 क्या है? यहाँ पे उसने बोला है ना कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला है ना, तो व्हाट इज सेक्शन 15? सेक्शन 15 इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। कैसे डिटरमाइन करेंगे हम कि क्या कॉम्पनसेशन उसको मिलना चाहिए? तो वो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे रिगार्ड करके, फॉलोइंग फैक्टर्स को देखते हुए हम डिटरमाइन करेंगे। पहला है मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग या इमोशनल डिस्ट्रेस जो कि अग्रीड वुमन को कॉज हुआ है। दूसरा, उसकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी अगर लॉस्ट हो गई है इस इंसिडेंट की वजह से। तीसरा, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। फिर रिस्पोंडेंट का फाइनेंशियल या इनकम स्टेटस क्या है, और फीजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है या लमसम में पे करना है। दिस एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एंड प्रिवेंशन। तो हमने रीड्रेसल तो देखा कि इंक्वायरी बैठाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी सिविल कोर्ट्स के अकॉर्डिंग, रिकमेंडेशंस करेगी, फिर उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एम्प्लॉयर एक्शन लेगा, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा या फिर कोर्ट लेके जाएंगे। ओके, बट हाउ डू वी प्रिवेंट इट? इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इसमें क्या है, कुछ एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ दे रखी हैं, जो ड्यूटीज़ उसको फॉलो करनी है, जिससे कि हमारा प्रिवेंटिव पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक है। पहला तो यही कि सेफ एनवायरनमेंट उसको क्रिएट करना है। दूसरा, आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट करना है और पीनल कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करी या हरासमेंट करा तो उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। फिर वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो। ठीक है। उसके बाद कोई भी जो भी फैसिलिटीज़ आईसीसी या एलसी को प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे। असिस्टेंट सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड विटनेस बिफोर द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी। फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आईसी को या एलसी को देनी चाहिए वो देनी पड़ेगी। जो भी विमेन है, अग्रीव्ड वुमन है, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। कॉज टू इनिशिएट एक्शन अंडर आईपीसी। अगर आईपीसी के अंडर कोई भी एक्शन क्रिएट हो रहा है या फाइल हो रहा है तो उसको फाइल करेंगे। अगेंस्ट द परपिट्रेटर वेयर परपिट्रेटर इज नॉट एन एम्प्लॉई, उस केस इन द वर्क प्लेस एट विच द इंसिडेंट टुक प्लेस, तो उस केस में क्या करेंगे? ट्रीट सेक्शुअल हरासमेंट एज मिसकंडक्ट, और सर्विस रूल्स में जो भी मिसकंडक्ट के लिए एक्शंस हैं आपको वो लेने हैं। और रिपोर्ट जो आईसी ने रिपोर्ट सबमिट करी है उसको टाइमली मॉनिटर करना है। सो अगर एम्प्लॉयर ये सब काम करेगा तो इट एक्ट्स एज अ प्रिवेंटिव नेचर कि हाँ, अगर आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट है, आपने उसको बताया पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर उसने कुछ ऐसा काम करा तो आपने क्या करा, जो रिकमेंडेशंस आईसीसी ने दिए उनको आपने फॉलो करा है, मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो विमेन को। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं कि हाँ, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इफ़ वी डू सच एक्ट, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वेयर द एम्प्लॉयर नाउ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन। अगर आपने एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं करा, ठीक है, तो क्या होगा?
जहाँ पे एम्प्लॉयर फेल कर देता है आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट करने में, या फिर 13, 14, 22, 13, 14, 22 में क्या था, 13 में था हमारा इंक्वायरी रिपोर्ट, 14 में था कि फॉल्स कंप्लेंट अगर फाइल करिए। तो अगर ये सारे केसेस भी हैं, कोई भी एक्शन 13, 14, 22 में नहीं लिया उसने, या फिर contravenes or attempts to contravene or abets contravention of other provisions of this act or any rules made thereunder, अगर इस एक्ट में जो भी रूल्स बने हैं उसको कॉन्ट्रावीन करता है या कोशिश करता है कॉन्ट्रावीन करने की, या फिर किसी और को ऐसे मैन्युपुलेट करता है, या फिर कोई किसी और को एंटाइज करता है कॉन्ट्रावीन करने के लिए, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है ही विल बी लाइबल फॉर 50,000 रुपीज़ फाइन। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर पहले किसी पनिशेबल एक्ट के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है एंड इज कन्विक्टेड ऑफ द सेम ऑफेंस, अगर दोबारा उसको कन्विक्ट किया गया है, सो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, ट्वाइस द कन्विक्शन। जो फर्स्ट टाइम में कन्विक्शन था उसका ट्वाइस उसको मिलेगा। ओके। Provided that in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force, उस केस में क्या होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल या विड्रॉ कर लेंगे, या फिर रिन्यू नहीं करेंगे, या फिर अप्रूव नहीं करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देंगे बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जो भी उसको बिजनेस के लिए चाहिए। ओके। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, इस कोई भी कोर्ट अपने आप कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है, सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगा, खुद अपने आप नहीं लेगा, जब तक आप फाइल नहीं करोगे तब तक वो एक्शन नहीं लेगा। ठीक है। नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई दिस। तो ये जो है, ये जो द केस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट विल बी ट्राइड बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। ये जो भी एक्ट है, ये जो भी ऑफेंस आपने सेक्शुअल हरासमेंट में करे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब कि वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। द प्रोविजंस ऑफ लास्ट सेक्शन है इसमें, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force। मतलब जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं ये एक प्लस होकर लगेंगे, ना कि किसी और एक्ट को रिप्लेस करके लगेंगे। ठीक है। यू विल नॉट रिमूव अनदर एक्ट इन ऑर्डर टू पुट प्रोविजंस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट, यू विल एड दोज provisions that are mentioned under Sexual Harassment Act with the acts that are already prevailing. With this act is over, sexual harassment and workplace, and I hope you enjoyed the concept. Please, this is a request, whenever you read any law, any topic of law, please read it through the bare act. Thank you.